हल्का सा इंट्रोडक्शन हुआ है। कितने लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, हाथ उठाएंगे। 1 2 कितने लोग हिंदी मीडियम से हैं? ओके। कितने लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, ह्यूमैनिटीज से? बढ़िया। मेरा नाम है बताया सबने? किसी को याद था? मेरा नाम है देशनाथ सिंह। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं आपके जिले का, इधर गांव है सपेरा भूतो। इधर आप जाएंगे तो तारा नदी पड़ेगी, तारा नदी से अंदर जाएंगे, यहाँ का रहने वाला हूँ। सर ने बता ही दिया था, आज हमारे दुकान को बाकी की इंट्रोडक्शन बाद में देखेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जनरल साइंस। हिंदी में कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? विज्ञान एवं तकनीकी और सामान्य साइंस। तो इसी के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिक्स, दैट इज भौतिकी के अंदर कई सारे टॉपिक हैं जो हम टच करेंगे। देखिए, ये जो हम यहाँ पढ़ेंगे, ये हम फॉर्मूला में या उसके न्यूमेरिकल्स में नहीं जाएंगे। किसकी क्लास हो रही है? यूपीएससी के लिए। तो यूपीएससी में कोई फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है? जैसे आपके 12वीं में या आपका आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके के नहीं आते। जीएस में आपने जो सिलेबस है पढ़ा है आपको? कितने लोग हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज का या पीसीएस का सिलेबस पढ़ा है? 1 2 3 बढ़िया। और बाकी में पढ़ाई नहीं है। अच्छा, तो क्या लिखा रहता है उसमें? क्या लिखा रहता है उसमें? एक चीज लिखी रहती है, हालांकि वो कितनी लिखी रहती है अलग अलग, कि ये ऐसी चीजें हैं जिनको जानने के लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं है ना। हालांकि वो सच भी है और झूठ भी है। सच इसलिए है कि वास्तव में ही आप जागरूकता से 6th से लेकर के और ग्रेजुएशन तक पढ़ें जागरूकता से, तो वास्तव में जरूरत नहीं। लेकिन हम जागरूकता से तो पढ़ते नहीं। अब जैसे आप फोटोकॉपी कराने जाते हो, तो एक जागरूक अवेयर अगर कोई आदमी हुआ तो उसे जागरूकता आएगी, यानी मशीन कैसे काम करती है, आएगी नहीं आएगी? थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी लेगा। आप अपनी मोटरसाइकिल चलाते हो या अपनी कार चलाते हो, अगर तो वो एक जागरूक जो व्यक्ति होगा वो ये जानना चाहेगा ये कैसे चलती है, क्या सिस्टम है इसका। एक खराब हो जाए तो मैं इसे ठीक कर लूँगा, नहीं कर लूँगा। इसके अंदर जो पहिए हैं ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है कि नहीं? एक जागरूक व्यक्ति, उनको ऐसे ही व्यक्ति चाहिए। आईएएस में, पीसीएस में देखो सिलेबस सबका वही है। आप देखते होंगे पीसीएस हो, आईएएस हो, उसमें भी सिलेबस क्या लिखा रहता है? वही लिखा रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब वही लिखा रहता है, लिखा रहता है। चाहे कांस्टेबल का एग्जाम लो, एक सिलेबस। फिर क्या फर्क आ जाता है? एक उसी सिलेबस से आईएएस बनता है, एक पीसीएस बनता है और एक कांस्टेबल बनता है। व्हाट इज द डिफरेंस? तो आईएएस को क्या करना है, पीसीएस को क्या करना है, इस चीज को पहले अच्छे से समझ लीजिए आप, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्लास। तो मैं थोड़ा इस पर आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज जब हम सेलेक्ट करते हैं, कोई भी भर्ती हम करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमसे चाहते क्या है। ये केवल आईएएस के लिए नहीं, पीसीएस के लिए नहीं, आप और भी कहीं जब जाएं, रिक्रूटमेंट के लिए जाएं या किसी चीज के लिए भी जाएं, आप चाहते क्या है? इवन मैरिजेस में किसी को सुंदर लड़की चाहिए, बाकी से कुछ नहीं देखना। किसी को पढ़ी लिखी नौकरी वाली चाहिए, सुंदरता को
उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। दिस इज योर क्राइटेरिया कि आपको चाहिए क्या है कि नहीं है, उसी हिसाब से तो आप सिलेक्ट करोगे। तो एक आईएएस अधिकारी से या एक आईपीएस अधिकारी से क्या चाहिए सरकार को? आईएएस अधिकारी से क्या चाहिए? आइए क्या करना है इसे? उसने पूरे जिले की व्यवस्था को संभालना है, योजनाएं बनानी है कि बनानी है। तो उसे पहली बात तो हर चीज पता होनी चाहिए। अब ये कोविड आया, अब डीएम साहब ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता कि वायरस क्या होता है या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है, आरटीपीसीआर क्या होता है। डीएम साहब को पता नहीं होगा तो डॉक्टर साहब सीएम साहब से दूर बना देंगे, बना देंगे। उधर से इंजीनियरिंग के काम चल रहे हैं पीडब्ल्यूडी के, उसे पता नहीं होगा ये बिल्डिंग मटेरियल क्या होते हैं या ये पाइपलाइन क्या होती हैं या ये कुएं कैसे होते हैं, ये सिंचाई क्या होती है। उसे अगर ये जानकारी नहीं होंगे तो उसे इंजीनियर साहब मुफ्त बना देंगे। यानी एक डीएम को मोटी मोटी जानकारी सभी क्षेत्रों की होनी चाहिए, प्लस ही शुड बी इंटेलिजेंट एनफ to spontaneously on the spot decide and take quick decision। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए इसके अंदर, वो जागरूक हो, चीजों को तुरंत समझ ले और भाप ले, नहीं तो काम अच्छे से कर नहीं पाएगा। इतने बड़े पूरे जिले को संभालना छोटी बात है। तो ये जागरूकता आपकी वो देखते हैं, रट्टाफिकेशन आईएएस में नहीं देखते। इसलिए आईएएस में आपसे नहीं पूछेगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये कहाँ पूछेगा? हॉस्टल वाले पूछेगा। क्यों? तो वहां पर ऑर्डर्स मिलने हैं, फॉलो करना है। समझ में आ गई बात? कांस्टेबल साहब ये नहीं कह सकते कि मैं लेफ्ट राइट क्यों कर रहा हूं। अगर ऑर्डर दिए तो ऑर्डर को फॉलो करना। उसकी जो मेंटलिटी है वो रट्टाफिकेशन वाली होनी चाहिए। उसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। क्वेश्चन पूछेगा तो कहे क्यों लेफ्ट राइट करूं, क्यों आगे पीछे मुड़ूं, क्यों गोली चलाऊं या क्यों यहाँ खड़ा रहूं। ज्यादा इंटेलिजेंट और शार्प माइंड आदमी कांस्टेबल की नौकरी में नहीं चाहिए, एसआई की नौकरी में नहीं चाहिए। वहां पर तो रटने वाला आदमी चाहिए जो दे दिया सो उस काम को करके ले आए। समझ में आगे का? इसी प्रकार से उसी सिलेबस में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो रटने वाले प्रश्न आईएएस की परीक्षा में अक्सर बहुत कम होंगे। प्रश्न कैसे होंगे? जहां पर उन्हीं चीजों में आप अपना विवेक लगा सकें, समझ लगा सकें। तो आजकल तो बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो गया, करंट से रिलेटेड चीजें पूछता है। हिस्ट्री में तो खैर नहीं पूछ सकता, ज्योग्राफी में भी पूछेगा तो करंट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स में भी पूछेगा तो उसे करंट से रिलेटेड ओरिएंट करके पूछेगा। समझ में आएगा? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो फिजिक्स में भी वो आपसे रटने वाली चीज है, वैसी जो न्यूमेरिकल वाली चीजें तो पूछने वाला ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा कौन सी वाली परीक्षा है? आईआईटी वाली परीक्षा नहीं। तो हम उसी हिसाब से इसको पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में शुरुआत करेंगे हम राशि से या भौतिकी से। पहले हम इसका जो टॉपिक मैं कवर कर पाऊंगा वो लिख देता हूं, क्योंकि सारा डिटेल में कवर कर पाना शायद संभव नहीं हो पाएगा। परिचय, यांत्रिकी, ये हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स। फिर हम पढ़ेंगे इसमें प्रकाशिकी, प्रकाशिकी का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्टिक्स। फिर हम इसमें अगर पढ़ पाए तो पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स। ओके,
विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, और पढ़ेंगे आणविक भौतिकी। मन भी पढ़ लेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो। और आणविक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। इतना हम कोशिश करेंगे कि पढ़ पाए। ठीक है, तो सबसे पहला देखेंगे परिचय में कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, भौतिक राशि किसे कहते हैं। ठीक है, बता दें इसको। भौतिक राशि, और अंग्रेजी में इसे कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो पहले समझ लें इसको। किसी पदार्थ या सिस्टम की यह वह गुण है जिसको मात्रा के रूप में आप नाप सकते हैं। जिसे आप नाप नहीं सकते वो भौतिक राशि नहीं है, और जिसको आप नाप सकते हैं वो सब क्या है, भौतिक राशि। अब आप किसी से कहें आई लव यू, तो आप नाप सकते हैं इसको कितना आई लव यू है। या आप कहें आई एम सैड, तो आप नाप सकते हैं कि कितने सैड है, नहीं नाप सकते। तो ये क्या है, भौतिक राशियां नहीं है। तो वे जो चीजें मात्रा के रूप में नापी जा सके वे ही केवल भौतिक राशियां होती हैं। जो नहीं नापी जा सकती वे भौतिक राशियां नहीं है, और वो विज्ञान के क्षेत्र से क्या कर दी गई, क्या आप जिसको नाप नहीं सकते वो विज्ञान के क्षेत्र से बाहर है। तो आपकी जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, ये सब विज्ञान के क्षेत्र की चीजें नहीं। तो लिखें किसी पदार्थ या निकाय का वह गुण, किसी पदार्थ या निकाय का, इंग्लिश बेटा बहुत चीजें नहीं लिखाऊंगा, समझाते समय बहुत प्रयोग करूंगा। अब ये क्लास तय करेंगी कि लिखाते समय क्या प्रयोग करूंगा। समझाते समय आई विल यूज बोथ। द प्रॉपर्टी, इट इज a property of a material or a system which can be quantified as a measurement। समझाते हुए तो दोनों भी लिखवाऊंगा मैं, बताइए। या हिंदी में लिखाते समय टेक्निकल वर्ड अंग्रेजी का यूज कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है कि नहीं। देखें, यह किसी पदार्थ या सिस्टम की, यह किसी पदार्थ या सिस्टम की वह क्वालिटी है, वह क्वालिटी है जो मात्रा के रूप में, जो मात्रा के रूप में मापी जा सकती है। मापी जा सकती है, समझ में आ गई। दिस इज, लिखेंगे इस वाले में, दिस इज द property of a material or a system which can be quantified as
as a measurement which can be quantified of a material or system which can be quantified as measurement. Emotions, feelings, etc. are not physical quantities. Emotions, feelings, etc. are not physical quantities. यहाँ पे बात समझ आ रही? तो यहाँ पर एक शब्द आया मेजरमेंट। क्या शब्द आया? इसको जानना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है MEASUREMENT और हिंदी में कहेंगे इसे मापन। समझ लेंगे पहले कहेंगे तो मेजरमेंट क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा, इतना नहीं समझने, आप नंबर असाइन करेंगे, ठीक? और नंबर असाइन करने के लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में आप नंबर असाइन करेंगे। पहली बात तो आपने भौतिक राशि डिफाइन की। भौतिक राशि का डेफिनेशन में आया कि आप मात्रा के रूप में माप सकें। ये आया, बात नहीं आया? क्वांटिफाई कर सके किसके रूप में? मेजरमेंट के रूप में। तो वो कैसे होगा? देखिए, पूरी जो विज्ञान है, प्रकृति में कोई मैथमेटिक्स नहीं। ये जो विज्ञान है इसकी लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस? फिजिक्स, मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स कहां पर है? क्या ये प्रकृति में है? नो, इट इज इन ह्यूमन माइंड। हमने 10 तक गिनतियां बनाई, हम चाहे 3 से काम चला सकते हैं। तो ये जो गणित है ये प्रकृति में नहीं है, इधर है, ठीक है ना? हम चाहते तो हम 4 तक की गिनती से भी काम चला सकते थे। 4 के बाद फिर अगली काउंटिंग, जैसे डिजिटल में केवल 2 ही होती। कितनी होती है डिजिटल में? पूरी दुनिया खुली है डिजिटल में 0 to 1। डेसिमल में 10 होती है 0 to 9। एक और सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल, उसमें 0 to 15 होती है 16। एक ऑक्टल होता है। तो ये सब क्या है? इधर मैथमेटिक्स इज इन ह्यूमन माइंड। ओके, तो ये हमने ये तो बता दिया कैसे मापना है। तो उसको मापने के लिए पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड बनाया जाएगा। यू कैन चेंज इट। ये कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है कि 1 मीटर का मतलब इतना। तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक लेके चर्चाएं चेक कर सकते हैं 1 मीटर मतलब इतना। समझा रहे? हम नोट है मोदी जी के मन में चेंज कर दो, चेंज हो गए। जैसे क्या है? ये आपकी मान्यताएं ही तो हैं। ये 2000 का है, ये 500 का है। ऐसे 1 मीटर मतलब कितना? ये हमारी मान्यता है। कौन तय करता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। उसे कौन तय करते हैं? दुनिया के श्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्थाएं मिलेंगी और बैठ के तय करेंगी 1 मीटर मतलब इतना, 1 किलो मतलब इतना। वो जैसे जैसे विज्ञान सुधरती जाती है उसको और सुधारते जाते हैं। समझाने का? तो ये जो मापन किया जाएगा वो किसके रिस्पेक्ट में किया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड, मानक होगा ये, जिसे हम कहेंगे यूनिट, इकाई, उसके रिस्पेक्ट में। और वो हर एक के लिए डिफाइन कर रखी है कि 1 मीटर मतलब कितना, 1 किलोग्राम मतलब कितना, 1 सेकंड मतलब कितना। और ये बताऊं तो मापन समझ में आ गया आपको? एक स्टैंडर्ड के साथ क्या करनी है? तुलना करनी है। और वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनली स्वीकार किया गया है। वो कोई एब्सोल्यूट नहीं है कि प्रकृति में निहित है। देखो कुछ चीजें तो प्रकृति में निहित है, वो हमारे हाथ में नहीं है। ये हमने बनाई है। किससे? अपनी मान्यताओं से। समझा? और बढ़िया लिखें। मेजरमेंट
process of measurement is the process of comparing the physical quantity with certain internationally देखो छूट जाए तो जगह को छोड़ दिया बाद में से फिल कर दो। जैसे मान लीजिए कोई शब्द आप पीछे रह गए, लीव द स्पेस, आप मान लो पीछे रह गए और पूरी क्लास के साथ मैच नहीं कर पाए तो उस जगह को छोड़ दो, आगे का शब्द जो पकड़ में आ रहा है उसके साथ लिखना शुरू कर दो। ठीक है ना? क्योंकि मैंने तो 500 बच्चों की क्लास में पढ़ाता हूँ, ये पेस मेकअप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि सर ये बताओ फिर पीछे बताओ, फिर कोई आगे है कोई पीछे है, मुश्किल हो जाती है। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है, आप मान लीजिए पेज छूट गया आपका, जगह छोड़ के जहां से सुनाई दे रहा है वहां से लिख लो और फिर बाद में उसको अपने पड़ोसी से कवर अप करो। ठीक है? फिर लिख रहा हूं, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग the physical quantity with internationally accepted accepted standard called unit. First, in measurement, numerical value is assigned to the quantity to be measured. Numerical value is assigned to the quantity to be measured. अगर आप नंबर नहीं असाइन कर सकते तो आप मेजर क्या किया, यानी आपको बताना पड़ेगा कितने मीटर कितने किलोग्राम उससे मेजर करके इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड एक्सेप्ट किया गया है। समझ में आ गई बात आपको? ये यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? बहुत सुंदर। तो अब इसमें आप देखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, जो यूनिट आपको समझ में आ गई कि क्या है, जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड रखा है वो है क्या, यूनिट है। लेकिन आप इसमें लिखेंगे फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी लिखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी लिखें, मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल FUNDAMENTAL फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां, इनको बेस क्वांटिटीज ही कहते हैं। आधार राशियां, बेस क्वांटिटीज। ठीक है? तो इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी बेटा, इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए? यूनिट क्या करते हैं? हाँ, इंटरनेशनल SI यूनिट्स के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब उसमें फिर अलग अलग के लिए कई सारे हैं, इसको रखने की आवश्यकता नहीं है। बैठ जाओ, टाइम के लिए चीज कहीं रखी हुई है, प्रोग्राम के लिए कहीं स्विट्जरलैंड में रखी हुई है, तो वो अलग चीज है। ठीक है? उतना रखने की आवश्यकता नहीं। मूल राशियां, बेस क्वांटिटीज, आधार राशियां लिखें। अब यार ये बात मुझे बताओ, हिंदी में लिखाऊं या अंग्रेजी में लिखाऊं? हैं? मैं बहुमत ले लेता हूं क्लास का। हिंदी वाले हाथ उठाएं, बहुत बढ़िया, हाथ डाउन कर दो। अंग्रेजी वाले हाथ उठाएं,
भैया बहुमत हिंदी वालों का है, तकनीकी शब्द अंग्रेजी में लिखा दूंगा, ठीक है ना? इंग्लिश में बोर्ड में लिखा दीजिए और वैसे हिंदी में बेटा इतना समय नहीं है यहाँ पर, मेरी बात सुनो। कितने महीने में हिंदी में लिखाऊंगा, टेक्निकल वर्ड अंग्रेजी में लिखाऊंगा, समझ आ गया? जैसे मान लीजिए कोई टेक्निकल वर्ड है, उसको मैं लिखा दूंगा अंग्रेजी में, हिंदी के साथ साथ ब्रैकेट में उसको अंग्रेजी में लिखा दूंगा, लैंग्वेज पूरी हिंदी में लिखाऊंगा, क्योंकि मेजॉरिटी हिंदी वालों की है, ठीक है? जो अंग्रेजी वाले हैं उतना वो समझ लेंगे, इज एम बात वर्ड तो लगाना है, टेक्निकल वर्ड हिंदी में लिखा दूंगा। लिखें इन राशियों, या लिखें ये राशियां दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, ये राशियां दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। और राशि का सबको पता ही, क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट लिखें, आपस में भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, आपस में भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, तो 7 मूल भौतिक राशियां हैं, 7 मूल भौतिक राशियां हैं। लंबाई, द्रव्यमान, हाँ जी बेटा आ जाओ, लंबाई, द्रव्यमान, बताते जाएंगे, एक बात किसी को याद रखो, समय, बहुत बढ़िया, विद्युत धारा, उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तापमान, टेम्परेचर, उसके बाद है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस, LUMINOUS, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ये प्रकाश के लिए होता है, जैसे बल्ब यहाँ प्रकाश दे रहा है तो उसको उसकी ज्योति तीव्रता मापी जाएगी, प्रति क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया में इसकी कितनी लाइट आ रही है वो उसकी क्या होगी, ज्योति तीव्रता होगी। क्षेत्रफल के पर यूनिट एरिया में हम देखेंगे तो कितनी ज्योति तीव्रता है। और पदार्थ की मात्रा, देखिए पदार्थ की मात्रा है, कि परिमाण है, द्रव्यमान नहीं है, ठीक है? किसी अवयव के अणु या परमाणु कितने होते हैं पार्टिकुलर वेट में, उससे संबंधित है। आवाकार्य संख्या एक होती है, उससे संबंधित है, ठीक है? द्रव्यमान नहीं है, ठीक है? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, पदार्थ की मात्रा, ठीक है? इसकी यूनिट है मोल, क्या है? मोल, MOLE, मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हिंदी यहाँ पे यूनिट तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसकी अंग्रेजी लिख रहा हूँ, तो लिखें क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान तो ये हो गया, जैसे इसको मैं तौल, ये पदार्थ जिस मैटर का बना है उसके पार्टिकुलर वेट में कितने अणु होंगे, दैट इज डिसाइडेड बाय द एटॉमिक स्ट्रक्चर, ओके, which is related with आवाकार्य संख्या, ठीक
है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उसे समझ पा रहे हैं। दैट इज तो ये 7 मूल राशियां हैं, इन्हीं के आधार पर अन्य राशियां बन जाएंगी जिन्हें कहेंगे व्युत्पन्न राशियां। दूसरा लिखेंगे व्युत्पन्न राशियां। पहला हो गया मूल राशियां, दूसरा लिखेंगे व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड यूनिट्स। व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक, लेकिन ये राशियां मूल राशियों एवं अन्य राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं। मूल राशियों एवं अन्य राशियों से व्युत्पन्न की जाती है, डिराइव की जाती है, व्युत्पन्न की जाती है। ठीक है, जैसे में लिखते हैं क्षेत्रफल, बहुत सारी चीज त्वरण इत्यादि। क्षेत्रफल, वेग, त्वरण इत्यादि। तो ये था व्युत्पन्न राशियां। अब हम बता रहे थे आपको ये कैसे डिफाइन है, तो हल्का आइडिया आपको होना चाहिए कि जो मूल राशियां हैं इनके जो इकाइयां हैं या यूनिट्स हैं वो कैसे डिफाइन होते हैं। लेकिन उससे पहले मापन पद्धतियां हम देख लें। मापन पद्धतियां, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ये अलग अलग देशों में चला करते थे। जैसे यूरोप में जनरली एफपीएस सिस्टम चला करता था, तो एक सिस्टम कहलाता था सीजीएस सिस्टम, जिसमें लंबाई की जो यूनिट है वो थी सेंटीमीटर और द्रव्यमान की जो यूनिट थी, किस जगह दिख रहा है द्रव्यमान की यूनिट थी ग्राम और समय की यूनिट तो सब में ही सेकंड है। तो ये सिस्टम चला करता था पहले। ये यूरोप में चलता था सिस्टम एफपीएस, जिसमें लंबाई की इकाई होती थी फुट और द्रव्यमान की पाउंड और समय की तो सेकंड की रहती है। और तीसरा सिस्टम एमकेएस, ये अमेरिका में चलता था, जिसमें लंबाई की यूनिट थी मीटर और द्रव्यमान की किलोग्राम और समय की तो सब जगह सेकंड ही है। लेकिन इस सब को प्रतिस्थापित कर दिया है एसआई यूनिट्स में। इस सब को प्रतिस्थापित कर दिया है इसने एसआई यूनिट ने। ये इंटरनेशनली जो यूनिट्स चलती हैं वो एसआई यूनिट्स चलती हैं। लिख लिया सबने इसको, पीछे तक सबने लिख लिया, जल्दी लिखो। एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस।
ओके बेटा लिखें जी बेटा। वो इतना मैं बोलता रहता हूँ, उतना लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। जरूर ये ऐसे बोलता रहता हूँ, उसको उतना लिखने की जरूरत नहीं। इंटरनेशनल बात पूछना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिखें एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI units, SI units, ठीक है। तो यहां पर आप ऐसा कर लें, राशि लिखें और यहां पर लिखें उसकी इकाई और यहां पर लिखें उसका सिंबल को क्या कहेंगे, संकेत ही कहेंगे। सिंबल को क्या कहेंगे हिंदी में, चिन्ह, चिन्ह कहेंगे क्या, संकेत ऐसे कर लो। और यहां मैं हल्के में इस इकाई की परिभाषा लिखूंगा, इकाई की परिभाषा का आधार जितना मैं दूंगा बस उतना ही आप समझ लें। ठीक, राशि, इकाई, संकेत और परिभाषा का आधार, इकाई का संकेत है। ठीक है, इकाई का मतलब समझ रहे आप, हिंदी में अंग्रेजी क्या होगी, यूनिट। बहुत बढ़िया। तो पहली राशि क्या लिखूं, लंबाई, इकाई क्या है, मीटर, संकेत अब ये तो भैया अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा। ठीक, इकाई का आधार क्या है, निर्वात में प्रकाश की गति। देखो ये चेंज हो गया है, तो केवल इतना पूछ सकता है कि अभी जो स्टैंडर्ड है लंबाई का वो किसके आधार पर तय किया गया है, निर्वात में प्रकाश की गति क्या, निर्वात में प्रकाश की गति। हमें पता है निर्वात में प्रकाश की कितनी गति होती है और ये हमें बहुत एक्यूरेसी से पता है कि नहीं। तो हमें पता है 3 × 10⁸ नहीं है एग्जैक्ट, तो ये है कि आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। 299792459 इतनी है प्रकाश की स्पीड, 299792459 ये। ठीक है, अभी रटना की आवश्यकता नहीं, इतना तो पूछेगा नहीं ऐसे। केवल कितना पूछ सकता है कि लंबाई की जो मीटर की हमने डेफिनेशन तय की है उसका आधार क्या है, इतना पूछ सकता है। ये भी बड़ा अच्छा और गुणवत्ता का प्रश्न माना जाएगा। तो क्या लिखना है उसमें, प्रकाश की गति निर्वात में, यानी कितने सेकंड में 1/, कितने सेकंड में प्रकाश होना चल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 1 मीटर। तो इतने मीटर पर सेकंड चलता है, तो इतने / सेकंड में जितना चल जाएगा अपना 1 मीटर हो गया कि नहीं हो गया भाई। 3 लाख मीटर 1 सेकंड में चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर चलता है 1 सेकंड में। तो 1/3 × 10⁸ सेकंड में कितना चलेगा, 1 मीटर। तो डेफिनेशन बना दी। तो पूछेगा इतना नहीं, केवल इतना पूछेगा कि जो लंबाई की इकाई की जो परिभाषा वर्तमान में चल रही है वह किस आधार पर चल रही है, निर्वात में प्रकाश की गति के आधार पर। बात समझ आ गई आपको, बढ़िया। देखिए इसके बारे में देखेंगे, कितने लोगों कितने वेद हैं, देखो वहां पर लिखा है, उधर बीच में पढ़ेंगे, उधर से तीसरा नंबर कौन का चित्र बना हुआ है,
महर्षि दयानंद ऊपर क्या ध्येय वाक्य लिखा हुआ है? वेद। बहुत सुंदर, शाबाश। कितने वेद हैं बेटा आपका? 4 वेद। पहला वेद बताएं, ऋग्वेद, दूसरा और तीसरा सामवेद। तो हम आपको यजुर्वेद से एक मंत्र सुनाएंगे। योजनम सहस्रद्वे द्वेशते द्वेचा योजने एकेन निमिषार्धेन गहन्ति नमोस्तुते। तो वैदिक ऋषि प्रणाम कर रहे हैं सूर्य को और क्या कह रहे हैं? योजनम सहस्रद्वे। सहस्त्र कहते हैं 1000 को, सहस्त्र मतलब, और क्या लगा दिया? द्वे, तो क्या हो गया? 2000। योजनम, योजन माने उसकी दूरी की मात्रा का। योजनम सहस्रद्वे द्वेशते, शत किसको कहते हैं? 100, 200 जोड़ो। द्वेच 2 और जोड़ो, कितना हो गया? योजनम सहस्रद्वे द्वेशते द्वेचा योजने एकेन निमिषार्धेन, यानी एक योजन अर्ध निमिष में चल जाते हो। गमन्ति नमोस्तुते, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो कितनी देर में चल जाते हैं? अर्ध निमिष में। कितनी डिस्टेंस कितने में चल जाते हैं? अर्ध निमिष। तो हमारे यहाँ पर जो टाइम मेजरमेंट की व्यवस्था थी उसमें निमिष ये है, पलक झपकने का जो टाइम है इसको बोलते हैं निमिष। तो इसमें भी आधा समय, यानी पलक झपकने में जितना टाइम लगता है उसका भी आधा टाइम, इतनी देरी में आप इतना समय चल जाते हो। तो इसको फिर कन्वर्ट किया गया श्रीमद् भागवतम में से कि योजन मतलब कितने मीटर और निमिष मतलब कितने सेकंड में निकल के आएंगे। तो ये निकल के आया 2.99 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। कहाँ पे लिखा है? ये जरूरी किसकी गति बताई? स्पीड ऑफ लाइट। इसलिए क्या लिखा है वहां पर? चले आए। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान देखेंगे, द्रव्यमान की जो इकाई है वो है SI यूनिट में किलोग्राम, बढ़िया, केजी। देखें ये पहले किस पर आधारित था? एक सिलेंडर था प्लेटिनम और इरिडियम धातु का, मिश्र धातु थी प्लेटिनम इरिडियम की मिश्र धातु थी। उसका क्या था? सिलेंडर, हिंदी में कह रहे थे बेलन। लेकिन अब ये नहीं रहा है, अब इसमें इंप्रूवमेंट हो गया है। शायद पिछले साल 2019 में इसलिए इसका प्रश्न बन भी सकता है। अब इस पर आधारित हो गया है इलेक्ट्रोमैकेनिकल फोर्स पर आधारित हो गया है, यानी हिंदी करेंगे तो विद्युत यांत्रिकी, विद्युत यांत्रिकी बल, और इसको बोलते हैं किप्ले बैलेंस। किप्ले बैलेंस कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, नहीं जानने की आवश्यकता, केवल इतना याद रखना है कि किप्ले बैलेंस किससे संबंधित है। तो आपको केवल इतना बताना होगा, वहां पर प्रश्न रहेगा यह द्रव्यमान की इकाई से संबंधित है। क्या पूछ सकता है कि किससे संबंधित है ये चीज? द्रव्यमान की इकाई से संबंधित है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल हमें जानने की आवश्यकता है। या ऐसा पूछ सकता है कि द्रव्यमान की जो इकाई की परिभाषा की गई है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत यांत्रिकी बल पर कार्य करता है। इतना पूछ सकता है। ठीक है बात। तीसरा लिखेंगे समय।
समय कहेंगे। समय की तो सेकंड ही सब जगह लिखी हुई है, डिनोशन है एस। एक रेडियो एक्टिव रेडियोधर्मी पदार्थ है, इसका नाम है सीजियम 33। सीजियम 33 यह एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। क्या है ये? रेडियोधर्मी पदार्थ। इसके जो रेडियो विकिरण हैं उनके सिद्धांत पर समय की परिभाषा की गई है, यानी कि पारमाणविक रेडियो विकिरण के आधार पर। किसके आधार पर? पारमाणविक एटॉमिक रेडिएशंस के आधार पर पारमाणविक रेडियो विकिरण। इसमें सीजियम 33 के पारमाणविक एटॉमिक रेडियो विकिरण के आधार पर किसकी परिभाषा की गई है? समय की जो इकाई है सेकंड, उसकी परिभाषा। ठीक है बात कर। चौथा क्या है? तापमान या विद्युत धारा। कोई भी लिख लो, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कभी लिख लो। तापमान लिख लो या विद्युत धारा, कुछ भी लिखें। तापमान यूनिट है केल्विन। ये वैज्ञानिक है, उनके सम्मान में इकाई लिखी गई है केल्विन। रिप्रेजेंट किया जाता है K से, और यह पानी के त्रिबिंदु ट्रिपल पॉइंट, पानी के त्रिबिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट के आधार पर इसको क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। जो पानी का ट्रिपल पॉइंट है वो होता है -273.16 डिग्री केल्विन, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य तापमान। परम शून्य तापमान ये क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट में पढ़ाऊंगा आपको जब ऊष्मागतिकी पढ़ाऊंगा। ठीक है? पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो सब हम बताएंगे। अभी केवल आप ये लिखें कि जो जल है उसका जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है उसके आधार पर इसको डिफाइन किया गया है। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, ये प्रश्न पूछ सकता है। ये भी मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ पर ध्यान दिया, आपको समझ में आया तो कोई बात नहीं। जब हम ऊष्मागतिकी पढ़ाएंगे तब बताएंगे वहां पर कि -273.16 डिग्री केल्विन को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य। उसके बाद है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। ये भी वैज्ञानिक हैं, एम्पियर, जिनके सम्मान में दी गई है। डिनोशन है A, और इसकी परिभाषा विद्युत चुंबकीय बल के आधार पर की गई है। किसके आधार पर की गई है? ये भी हम पढ़ाएंगे आपको, विद्युत चुंबकीय बल कैसा कार्य करता है, उसके आधार पर इसको परिभाषित किया गया है। विद्युत चुंबकीय बल के आधार पर बात समझ में आ गई? तीसरी या छठी कौन सी लगी है? कौन सा है? मोल सब्सटेंस, जो कि तीव्रता। इसकी यूनिट है कैंडेला, डिनोटेड बाय CD।
कैंडेला बाई CD, और इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इसकी हिंदी क्या करोगे, हिंदी मत करो इसकी, हिंदी नहीं करेंगे इसकी, ऐसी रहेगा ब्लैक बॉडी विकिरण। ब्लैक बॉडी की कोई ऐसी हिंदी नहीं होगी, काला शरीर या इस टाइप से। ओके, कुछ चीजें जैसी हैं वे वैसी ही रहें तो ठीक है ना। ये मुझे बहुत बेकार लगता है कि आपको, देखिए जिन चीजों का हमने आविष्कार नहीं किया या जिनका हमारे यहाँ कोई पूर्ववर्ती उदाहरण नहीं रहा, उनकी हिंदी करने का कोई मतलब मुझे समझ नहीं आता। क्या मतलब है इसका, मतलब हिंदी करने का? जैसे आप कहते हैं रेलगाड़ी, लौह मतलब गामिनी, बड़े मूर्ख लोग होते हैं ऐसे करते हैं। साइकिल का करेंगे त्रिचक्र गामिनी है, ये क्या बकवास। जिन शब्दों का, जिन चीजों का, अब योग है भाई, योग को तो वो अपने वहां पर ट्रांसलेट नहीं कर रहे ना। वी हैव इन्वेंटेड योगा, तो वो उन्होंने योग को योग ही शब्द लिया है, तो अपने वहां पर जाकर के उसमें कोई और वो कोई विकृति तो नहीं कर दी उसमें, योग ही योग। तो जिन चीजों का आविष्कार आपने किया वो चीजें एडिटिव शब्द रहेगा, जिसका जिन्होंने आविष्कार किया वो एडिटिव शब्द रहेगा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप करते आविष्कार, आप अपना संस्कृत पिला डालो, दुनिया हो जाएगा। आप आविष्कार किया नहीं फिलहाल पिछले 500 साल से, उन्होंने किया, तो उनके जो शब्द हैं, तो भैया यूनिट तो हमेशा आपके फिक्स होगी ना, टेस्ला, एम्पियर, कैंडेला। अब क्या कर लीजिएगा, सच है कि सही नहीं? और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये कोई फ्री में किया है। जब वैज्ञानिकों ने पश्चिम में ये अनुसंधान शुरू किए, आपको पता होगा बाइबल में ये दिया है सिद्धांत कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर नहीं लगाती, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। और ये जो पृथ्वी है ये चपटी है और ना घूम रही है, इट इज फ्लैट लाइक अ प्लेट, क्योंकि दिखती कैसी, ठीक है, वो तो दिखती नहीं, इसको दिखती है वो, और सूर्य इसके चारों चक्कर लगाता है, ओके नहीं? इसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक अप्रोच, भू केंद्रित सिद्धांत। तो जब इन वैज्ञानिकों ने ये खोजें की, लाप्लास, न्यूटन और उससे पहले और, तो उनके सिद्धांत, केपलर, ये तो बाइबल के बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं सिद्धांत साहब। और आपको आज लग रहा है, आज से जरा 700 साल पहले देखो, यूरोप में 1500 साल का पूरा डार्क एज रहा है, जिसे बोलते हैं अंधयुग। आप पढ़ेंगे विश्व इतिहास में, करीब आज से 2500 साल पहले ग्रीक में बहुत अच्छी दार्शनिक चेतना जागृत हुई, अरिस्टो और प्लेटो और ये सब रहे। उसके बाद एक राजा हुए कॉन्स्टेंटाइन रोम में, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। तो कॉन्स्टेंटाइन का ईसाई धर्म के लिए वही रोल है जो अशोक का बुद्ध के लिए, ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग का हिंदू के लिए, ठीक है। तो उसको अपनाते ही फिर ऐसा घात ये शुरू होता है यूरोप में कि कोई भी खुला चिंतन वहां पर अलाउड था। जो बाइबल में लिखा है एज इट इज, वही एज इट इज मानना है। इसके विपरीत अगर आपने कुछ कह दिया तो आपने फिर क्या कर दिया, धर्म की निंदा कर दी, ब्लास्फेमी कर दी, और उसकी एक ही सजा है, मृत्युदंड। तो कितने वैज्ञानिक जला दिए गए, कितने वैज्ञानिकों को कारागृहों में डाल दिया गया। ये आज जो आप आनंद ले रहे हो, ये पंखों का, ये एसियों का, ये गाड़ियों का, ये किसकी कृपा से ले रहे हो? वैज्ञानिकों की वजह से, जिन्होंने ये अनुसंधान किए, अपने जीवन को जोखिमों में डाला। बहुत से लोगों ने अपने रिसर्च पब्लिकेशन किए कि हमको मार दिया जाएगा, लेकिन वे डटे रहे। इसी को हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है,
ऋषि ऋण क्या कहा गया है? ऋषि ऋण। क्योंकि आपने तो विस्तार नहीं किया इन चीजों का और आप फ्री में आनंद ले रहे हो। क्या 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये आप जेब से खर्च करके ये सोचते हो कि आपने उसका प्रतिदान कर दिया? क्या आप कार इन्वेंट कर लेते, एसी इन्वेंट कर लेते? जो पैसे दे करके आप जो है ले लेते हो तो सोचते हो हमने दे दिया इसका प्रतिदान। इसी को ऋषि ऋण समझ आ गई? बात समझ आया? आगे चलो, अगली यूनिट क्या है? मोल, पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा इकाई है मोल और इसको रिप्रेजेंट भी ऐसे ही किया जाता है और परिभाषा का आधार है कार्बन की मात्रा, कार्बन का परिमाण। कार्बन जो पदार्थ है उसका एक स्पेसिफिक परिमाण है, कितने अणु होते हैं उसके आधार पर इसको परिभाषित किया गया है। तो ये था हमारा यूनिट्स के संबंध में। अब इसमें देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट है जो प्रश्न आ सकते हैं, जैसे लंबाई की कुछ इकाइयां। ठीक है, बिठा दें इसको बेटा। तो पहला लिखेंगे लंबाई की कुछ इकाइयां। लंबाई की कुछ इकाई पहले लिखेंगे इसमें खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई अंग्रेजी में से कहेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कई बार में आपको केवल सब्सक्रिप्ट में या शॉर्ट फॉर्म में लिखा देगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और केवल कई बार ऐसे भी लिखा देगा। ठीक है बेटा? तो ये क्या है? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी। क्या है ये? औसत शब्द प्रयोग क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि सूर्य और पृथ्वी हमेशा एक ही दूरी पर नहीं रहते। जो पाथ है वो सर्कुलर नहीं है, वो इलिप्टिकल है। इलिप्टिक में भी सेंटर पर नहीं है पॉइंट एकदम। ठीक है? तो इस तरीके से कुछ पृथ्वी का पाथ है जहां पर ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है औसत दूरी उसे हम कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्योंकि आपने जब इतनी दूरी की चीजें नापनी है तो वह मीटर और किलोमीटरों में बात नहीं चलेगी, आप सीधे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापेंगे। ठीक है ना? कि भैया यहां से शनिदेव कितनी दूर है, तो ये नहीं कहोगे इतने किलोमीटर के, 2 किलोमीटर के, 100 किलोमीटर नहीं, इतने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। तो वहां की इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगी कि जितनी दूर हमारी धरती से सूर्य है उससे इतने गुने दूर। सुनना बात? तो इसकी डिस्टेंस जनरली होती है लगभग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट is nearly 1.5 into 10 to the power 12 meter. This is 1.5 into 10 to the power 11 meter. meter. पंद्रह करोड़ किलोमीटर के आसपास, 15 करोड़ के आसपास। ठीक है बेटा?
यह है एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय इकाई। दूसरा देखते हैं प्रकाश वर्ष। दूसरा क्या है? प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है, प्रकाश एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है, तो कहलाएगी एक प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। बात समझ में आ गई? कई बार कंफ्यूज हो जाता है, पूछ लेगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो बहुत से लोग समय पर लगा सकते हैं। ठीक, इसमें वर्ष आ रहा है तो ये किसकी इकाई होगी? समय की। तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगी? निगेटिव मार्किंग हो जाएगी, -1/3 की। तो क्या लगाना है इसमें? ये इकाई किसकी है? लंबाई की इकाई है। लंबाई में भी बहुत अधिक लंबाई की इकाई है, ठीक है। सौरमंडलीय लंबाई की इकाई है प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी तो 365 दिन। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। एक घंटे में कितना टाइम? कितने मिनट? 60 सेकंड। और फिर सुनना यानी एक साल में हमने निकाल लिए सेकंड, उसमें स्पीड का गुणा कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सच बात है या गलत बात है ये? है? तो ये मैं पूरा कैलकुलेट करके डायरेक्टली लिख दूं, ये आता है लगभग बेटा 9.4 इंटू 10⁻15। कोई बात कंसेप्ट को क्लियर नहीं। तीसरा लिखेंगे पैरालैक्टिक सेकंड, PARA पैरालैक्टिक, PARA LECTIC पैरालैक्टिक सेकंड, शॉर्ट में इसको बोल देते हैं कई बार पारसेक। ये बेटा बिल्कुल आ जाइए, स्वागत है। पारसेक, पैरालैक्टिक सेकंड। देखो यहाँ भी कंफ्यूजन हो सकता है, ये भी किसकी डिस्टेंस, किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है, ठीक है। यह सौर मंडल से बाहर, यह सौर मंडल से बाहर अति, यह सौर मंडल से बाहर अति विस्तारित दूरियों को, अति विस्तारित दूरियों को मापने की इकाई है। यह लंबाई की सबसे बड़ी इकाई है, यह लंबाई की सबसे बड़ी इकाई है। याद रख लेंगे कि एक पारसेक 3.26 लाइट ईयर। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ जी बेटा,
LA है लाइट ईयर, लाइट L प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर LEY होना चाहिए। जनरली किताबें LA लिखती हैं, आई विल चेक, ज्यादातर किताबें LA लिख रही है, LY लिख रही है, लाइट ईयर लिख रही है। दिस इज पास है। उसके बाद लिखेंगे समुद्र, समुद्र में, समुद्र में, हाँ, समुद्र में दूरियां मापने के लिए, समुद्र में दूरियां मापने के लिए नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल या लिखेंगे नाविक माइल, नाविक मील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नॉटिकल माइल्स या नाविक माइल, ये याद रखेंगे। 1 नॉटिकल माइल is equal to 1.85 किलोमीटर। तो ये तो हो गई बड़ी से बड़ी, ठीक, जो हमें प्रकृति में दिखाई दे। दूसरा में छोटी इकाइयों में, लंबाई की छोटी इकाइयों में परमाणु का व्यास, परमाणु का व्यास परमाणु का व्यास यानी डायमीटर ऑफ एटम, इसको देख के बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली का साइन है ये, ठीक है। ये जो ये बार बार मैं प्रयोग करूंगा इसलिए आप पहले समझ लें, इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। जब मैं ये प्रयोग करूं का मतलब होता है इक्वल, और जब ऐसे प्रयोग करूं तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली। 10⁻⁻10 मीटर के आसपास परमाणु का व्यास होता है, इस रेंज में होता है परमाणु का व्यास, ठीक है, परमाणु का व्यास। और इस परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक, क्या होता है, नाभिक। तो नाभिक है, नाभिक का जो व्यास है उसका है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 नाभिक, न्यूक्लियस। और ये है परमाणु। ठीक है बेटा, तो ये कितना हमको ये डिस्टेंस को लेकर के पता होना चाहिए। ये कितने बजे तक है क्लास आपकी? 2:30 बजे तक है। चलो ये तो फिक्स मिल जाएंगे, ये आपको आगे काम आएंगे पूरी फिजिक्स में, मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना गैप है नाभिक में और परमाणु के बाहरी उसमें 10⁵, छोटा मोटा नहीं होता ये, 10⁵, यानी कितना हो गया, 10,000,
तो 10 टू द पावर 5 1 लाख। इट इज ह्यूज गैप, यानी कि जो परमाणु के अंदर है वो भी पूरा स्पेस है, मैटर बहुत कम है। यानी कि अगर आप इसे कंप्रेस करना चाहें एटम को, तो उसमें जो मैटर वर्सेस स्पेस का जो रेशियो है वो क्या है, कितना परसेंट मैटर है और कितना परसेंट स्पेस है। इलेक्ट्रॉन का कुछ भी वेट नहीं होता, कितना वेट होता है इलेक्ट्रॉन का 10 टू द पावर 13 केजी इन इलेक्ट्रॉन को। तो और आप क्या कहते हैं ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, देखिए जरा इसमें ग्रेजुएशन की हुई हमने साइंस से, हाउ मेनी साइंस ग्रेजुएट्स, इंटर वाले नहीं ग्रेजुएट्स 1 2 3 4 5, हाँ व्हाट इज हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली टाइम पे मैटर के या किसी की पोजीशन और वेलोसिटी बहुत बढ़िया। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो अब तक की विज्ञान की मान्यता थी वो ये थी कि पदार्थ सत्य है, ठीक है, पदार्थ क्या है, मैटर सत्य है। और जो ये चेतना है हमारी कॉन्शियसनेस, ये पदार्थ का एक बाई प्रोडक्ट है। यानी पदार्थ में किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ये चेतना पैदा होगी। जो अल्टीमेट रियलिटी है वो क्या है, पदार्थ है, मैटर है। तो फिलॉसफी में ये दो झगड़े हैं, आज से नहीं अनादिकाल से। क्या झगड़े हैं, समय कम है, मैं नया टॉपिक शुरू नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो पदार्थ पहले है या चेतना, पदार्थ को कहते हैं मैटर और चेतना हो गई हमारी कॉन्शियसनेस। ये लड़ाई बहुत पुरानी है और यही पूरे दर्शन शास्त्र का लड़ाई है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और ये लड़ाई वैसे ही है जैसे मुर्गी पहले है या अभी भी इसका कोई। हमारे यहाँ लगभग 3,500-4,000 साल पहले एक दार्शनिक हुए जिनको कहते हैं चार्वाक, पढ़ेंगे भी आपको इतिहास में पढ़ा है। वो ये कहते थे कि पदार्थ पहले है, चेतना पदार्थ का बाई प्रोडक्ट है, ठीक। उन्होंने बड़ी ऊंची बात कही थी अपने जमाने में, जो बात 3,500 साल बाद अब वैज्ञानिकों ने कही, वो हमारे चार्वाक कह गए 3,500 साल पहले। लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी, जब ऐसा कह दिया तो उसके बाद फिर उन्होंने जो अपनी नैतिक जीवन शैली निकाली वहां वो बहुत गड़बड़ कर गए। उन्होंने कहा जब पदार्थ ही सब कुछ है, प्रत्यक्ष ही सब कुछ है, तो परलोक और ये सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने बिल्कुल नकार दिया, ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म सबको नकार दिया। तो उन्होंने कहा कि इसी जीवन में जो मजे मौज मस्ती करनी है वो कर, ये मूर्ख बना रहे हैं सारे पंडित और जो ये लोग हैं सब। तो उन्होंने उनका बड़ा फेमस वक्तव्य है जो सारे लोग प्रयोग करते हैं, यावत जीवे सुखम जीवे। उन्होंने जो नैतिकता दी जिसकी वजह से वो पिट गए, अगर वो नैतिकता ठीक रखते तो पिटते नहीं। फिर उनको सारे दार्शनिकों ने धोया बड़े अच्छे तरीके से, भारत में तो चल नहीं सकता ये चीज। वो कहते हैं यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा धनम जीवे, कर्जा ले करके ऐश मौज करो। क्योंकि कोई पूर्व जन्म नहीं है, कोई अगला जन्म नहीं है, कोई ईश्वर नहीं, कोई परमात्मा नहीं। यावत जीवे सुखम जीवे, ऋणम कृत्वा धनम जीवे, धनम जीवे का मतलब खूब ऐश मौज करो, कर्जा ले लेकर करो। क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य, ये शरीर जल जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा, पुनरागमन होता है, फिर वापस आने वाले नहीं। तो इस जीवन में जो मौज मस्ती करनी है करके चले जाओ। तो ऐसी नैतिकता भारत में नहीं चल पाई, सभी दार्शनिकों ने उनका बड़ा प्रबल खंडन किया। तो उसके चक्कर में उनका मूल सिद्धांत ये था, ये भी दब गया। वो कहते हैं कि चेतना बाई प्रोडक्ट है किसका, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, भौतिकवादी। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को,
तो अगर आपसे कोई कहे भौतिकवादी का मतलब ये नहीं होता जो भौतिकतावादी चीजों को चाहता है, नो। इन प्रिंसिपल भौतिकवादी वो है जो पदार्थ की सत्ता को प्रथम मानता है, जैसे कार्ल मार्क्स भौतिकवादी, चार्वाक भौतिकवादी, ठीक है, जो पदार्थ को प्रथम मानता है। तो चार्वाक कहते हैं पदार्थ प्रथम है, चेतना उसका सहज उत्पाद है, बाई प्रत्यय, ठीक है। जो लोग ये कहते हैं कि चेतना प्रथम है, तो जब चेतना प्रथम होगी तो पदार्थ फिर क्या हो जाएगा, उसका भ्रम हो जाएगा, यानी ये दुनिया क्या है, फिर माया है। क्या है फिर ये माया है। ऐसे लोगों को कहते हैं अध्यात्मवादी, स्पिरिचुअलिस्ट। जो पदार्थ को प्रथम मानते हुए कहते हैं मेटेरियलिस्ट, जो चेतना को प्रथम मानते हुए कहते हैं स्पिरिचुअलिस्ट। तो जितने भी धार्मिक दर्शन है वे सब क्या कहलाएंगे, स्पिरिचुअलिस्ट। तो अभी विज्ञान, पहले तो पदार्थवादी बात चल रही थी, लेकिन अब जो आधुनिक भौतिकी आ गई है, विशेषकर क्वांटम फिजिक्स और ये सब, अब वो भी यही कह रहे हैं पदार्थ है ही नहीं। अब वो पदार्थ को तोड़ते तोड़ते अणुओं को भी तोड़ के परमाणु में पहुंचे, परमाणुओं को तोड़ करके फिर और अंदर गए घटकों में, तो पदार्थ में मिल नहीं रहा है, को ऊर्जाओं का नृत्य चल रहा है, पदार्थ नहीं दिखा कहीं। तो देखिए अब लगभग उसी कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, कल आगे करेंगे, लेकिन इस गति से नहीं, गति को थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की क्लास के लिए, ठीक है जी। अभी एनडीए वाली क्लास ऊपर होगी, अब इनका क्या होगा।